Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing a very interesting chapter that is a rotational motion. In From the last two lecture, we come to know the analogy between the linear translational motion and rotational motion. We had discussed a number of equations which are almost similar to the in both the kind of kinematics. एक rotational kinematics है, एक just translational kinematics है. तो बहुत सारे इक्वेशन एनालॉगस थे और हमने ये भी देखा था कि काइनेमेटिक्स मतलब ट्रांसलेशनल काइनेमेटिक्स में जो काम मास करता है वही काम यहाँ पे कौन करता है. मास के रिस्पेक्ट में यहाँ पे क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने ये देखा था कि अगर कोई पार्टिकल है, पार्टिकल जस्ट अ सिंगल पार्टिकल, तो वो सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन करना होता है? तो बोले एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर स्क्वायर, where r is the distance of that particle from the axis of rotation. Axis of rotation से उसका distance अगर r है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर. दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सिंगल पार्टिकल, बट इट इज नॉट एप्लीकेबल एवरी टाइम. पूरे बॉडी के लिए है. अगर पूरा कोई ऑब्जेक्ट है जैसे स्फेरिकल शेल है, स्फीयर है, रोड है, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कुछ अलग सा है. जैसे रोड के बारे में अगर सोचते हैं तो अगर इफ एनी रोड इज रिवॉल्विंग विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, तो रोड का उसके सेंटर ऑफ मास में से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? तो बताएगा. 1/12 ml स्क्वायर. 1/12 ml स्क्वायर. अगर रिंग का जियोमेट्रिकल एक्सिस है, जियोमेट्रिकल एक्सिस रिंग का, तो रिंग का जियोमेट्रिकल एक्सिस क्या होगा? mr स्क्वायर. mr स्क्वायर. अगर डायमेट्रिकल रिंग का डायमेट्रिकल एक्सिस है, हाफ mr स्क्वायर. वेरी गुड. अगर डिस्क का जियोमेट्रिकल एक्सिस है तो हाफ mr स्क्वायर. अगर डिस्क का डायमेट्रिकल एक्सिस है तो 1/4 mr स्क्वायर. वेरी गुड. अगर होलो सिलेंडर सिलेंडर है तो उसको खट 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 अगर कट करते हैं तो सिलेंडर का हो जाएगा रिंग, और उसके लिए क्या होगा? हाफ mr स्क्वायर. नहीं, गंदी बात, गंदी 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 बात. mr स्क्वायर. एम आर स्क्वायर. अगर सॉलिड सिलेंडर है तो उसको खट 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 कट करेंगे तो सॉलिड सिलेंडर का डिस्क हो जाएगा. तो डिस्क के लिए जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला यहाँ पे भी एप्लीकेबल है. तो क्या आएगा? हाफ mr स्क्वायर. अगर होलोस्फीयर है, होलोस्फीयर, स्फीयर, होलोस्फीयर, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल, तो उसका क्या होगा? 2/3 mr स्क्वायर. 2/3. सॉलिड हो तो 2/5 mr स्क्वायर. सॉलिड सॉलिड 2/5. सॉलिड है, बाकी सॉलिड 5. सॉलिड स्फीयर है तो क्या होगा उसका? 2/5 mr स्क्वायर. 2/5 mr स्क्वायर. तो ये सारा फॉर्मूला आपको रट्टा मार लिया, आपने याद रख दिया. मैं राइट फ्रेंड्स? याद रह गया सब कुछ ये? सर ओके. यस सर. तो आज हम थोड़े और आगे बढ़ेंगे, कुछ थ्योरी डिस्कस करेंगे, एंड आफ्टर दैट वी आल्सो सॉल्व सम न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द टुडेस थ्योरी. तो फ्रेंड्स, लास्ट में हमने अगर हम देखें तो थ्योरी में हम कहाँ पे पहुंचे हैं? तो थ्योरी में हम पहुंचे हैं या यहाँ पे, मतलब क्वेश्चन नंबर 31 तक किया है, 32 से बाकी है. Am I right friends? 31 तक पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया है. यस और नो? यस सर. ओके. यस तो सर. अब क्वेश्चन नंबर 32 एंड ऑनवर्ड्स क्वेश्चन बाकी है. सो विल ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर. वो तो ऐसे हो नहीं पाएगा, बट तो भी एक थर्सडे के लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा. तो आज एक लेक्चर लेते हैं तो उसमें मोस्टली 35 तक हो जाएगा, एंड 36, 37, 38 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन थर्सडे ले लेंगे. चैप्टर खत्म हो जाएगा थर्सडे को. तो आज ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से 32 से लेकर 35 तक. अब आज मैं ना एक स्पेशल केस आपको सिखा रहा हूँ जिसके अंदर बॉडी, जो रोटेटिंग बॉडी है, वो रोटेशनल मोशन भी करती है एंड ट्रांसलेशनल मोशन भी करती है. तो अब तक जो भी हमने डिस्कशन किया था, जो अब तक, दैट वाज अ प्योर रोटेशनल मोशन. कोई बॉडी एक ही पोजीशन पे रह के रोटेट कर रही है, तो उसके लिए हमने बहुत सारा डिस्कशन किया. बट आज मैं आपको ऐसा केस सिखाने वाला हूं जिसके अंदर बॉडी रोटेट भी करेगी एंड ट्रांसलेशन मोशन भी करेगी. जैसे ऑब्जेक्ट विच इज रोलिंग विदाउट द स्लिपिंग, वो स्लिप नहीं कर रही है, रोल कर रही है,
और ये इंक्लाइन प्लेन के नीचे आ रही है। तो फ्रेंड्स लुक एट दिस फिगर। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन में ये क्वेश्चन नंबर 32 दिख रहा है आपको? सर। तो क्वेश्चन नंबर 32 के अंदर आप देख सकते हो कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, एक स्लोप है। सर आपकी आवाज बहुत ही क्या बोल रही है। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? सर Yes, आपका sir. नेट बराबर है, उसका नेट गलत है। हाँ, मेरी आवाज तो एकदम सबको प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है, आपके वहां पे कुछ गड़बड़ है। ओके, आवाज आ रही ना फ्रेंड्स मेरी? यस सर। ओके, सो फ्रेंड्स आप देख सकते हो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे एक इंक्लाइंड प्लेन है और वहां पे एक बॉडी, द बॉडी मे बी सिलेंडर, मे बी रिंग, मे बी डिस्क, कुछ भी हो सकता है। सिलेंडर, स्फीयर भी हो सकता है। अगर हम सामने से देखेंगे तो चाहे रिंग हो, डिस्क हो, सिलेंडर हो या स्फीयर हो, आपको ऐसा ही दिखाई देगा। अगर आप क्रॉस सेक्शन लोगे या सामने से देखोगे तो आपको इस टाइप का ही दिखाई देगा। तो मान लो कि कोई भी बॉडी हो सकती है, रिंग है, कुछ भी है, तो वो है ना, स्लिप नहीं हो रही है, वो रोल कर रही है, ऐसा रोलिंग करके आगे बढ़ रही है। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? यस सर। तो ऐसे रोल करके वो आगे बढ़ रही है, ऐसे डुक 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 डुक। क्या ये बात आपको समझ में आया? सर। तो फ्रेंड्स सोचो कि अगर ये बॉडी रोल कर रही है तो देखो एक चीज तो कंफर्म्ड है कि वो रोलिंग तो है, मतलब वो रोटेटिंग तो है ही, रोटेशनल तो कर ही रही है, रोटेशन तो उसका हो ही रहा है, मतलब रोटेशनल मोशन तो है ही, बट वो एक ही पोजीशन पे नहीं है। इट इज नॉट अ प्योर रोटेशनल मोशन। जैसे फैन है, हमारे ऊपर जो सीलिंग पे फैन होता है उसका लोकेशन चेंज होता है, उसका लोकेशन चेंज होता है? नो सर। नहीं। तो वो जो सीलिंग पे जो फैन है वो जो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल कर रहा है, वो प्योर रोटेशनल मोशन है, उसका लोकेशन वही का वही है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे बॉडी का लोकेशन चेंज हो रहा है। चेंज हो रहा है। उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका इनिशियली व्हेन द बॉडी इज एट द हाइट, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे यहाँ पे होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा। तो उसका सेंटर ऑफ मास जो है वो कैसा मोशन कर रहा है, देखो तो फ्रेंड्स, ट्रांसलेशन। तो वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है। देखो इसको मैंने कनेक्ट कर दिया, सारे पॉइंट को, सारे सेंटर ऑफ मास के अलग अलग लोकेशन को, सेंटर ऑफ मास के अलग अलग लोकेशन को मैंने कनेक्ट कर दिया, तो मुझे पता चला कि ये तो लीनियर टाइप का मोशन है, ट्रांसलेशनल टाइप का मोशन है। तो मतलब यहाँ पे बॉडी दो चीज कर रही है, रोटेशन भी कर रही है एंड साथ में वो क्या कर रही है, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन भी कर रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि मुझे वो जब नीचे आएगी, जब पूरा ये बॉडी जब नीचे आएगा तो उसका मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालना है। आई जस्ट वांट टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी व्हेन द बॉडी गेट्स कम्स टू द बॉटम। जब बॉडी बॉटम पे आती है तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे ये है, ऐसा प्रूव करना है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना है तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। चलो मुझे ये बताओ कि इनिशियली जो बॉडी है ना वो h हाइट पे है, कुछ हाइट पे है, तो उसके पास क्या होगा, कौन से टाइप का एनर्जी होगा? पोटेंशियल। अब और जब वो h हाइट पे होगा तो उसके पास कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल। पोटेंशियल। और एट दैट टाइम इट इज एट द रेस्ट, एट द रेस्ट का मतलब उसका काइनेटिक एनर्जी जीरो है। पोटेंशियल है उसके पास mgh, बट काइनेटिक जीरो है। बट ग्रेजुअली क्या होगा, वो बॉडी नीचे आएगी, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या होगा, बॉडी नीचे आ जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगी। डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। बिकॉज अगर h जीरो होता है, अगर वो बॉटम पे आ जाती है बॉडी, तो उसका सेंटर ऑफ मास अगर जीरो बॉटम पे ग्राउंड पे आ जाता है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि उसका पोटेंशियल एनर्जी पूरा खत्म हो गया। बट अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होकर जीरो हो रहा है तो उसका किसी ना किसी में कन्वर्जेशन होगा, वो एनर्जी तो जीरो हो ही नहीं सकता है। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो नो डाउट पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, बट उसके सामने क्या, उसके अगेंस्ट बढ़ेगा क्या? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी।
पोटेंशियल एनर्जी तो डिक्रीज होके जीरो हो रहा है, मतलब वो पूरा यूटिलाइज हो जा रहा है। काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। हाँ, तो यहाँ पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हियर whole potential energy is converted into बोलो into what? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। पर मैंने बताया ना आपको कि बॉडी दो टाइप के मोशन कर रहा है। कौन कौन से टाइप के? ट्रांसलेशन एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी उसका प्रोड्यूस होगा, प्लस उसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है that is gets converted into the rotational kinetic energy plus translational kinetic energy। देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना डिक्रीज होगा, तो बोले mgh जितना। अब रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना लिखूं मैं, बोलो। अच्छा, ट्रांसलेशन पहले मैं लिख देता हूँ। ट्रांसलेशन तो आपको पता ही है, बोलो क्या लिखूं? हाफ mv स्क्वायर। बस अब बोलो अब बोलो कि रोटेशन क्या लिखूं मैं? हाफ हाफ आई आई ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा से। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हैं। इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी mgh, काइनेटिक एनर्जी जीरो, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक kr प्लस kt। तो ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी अप्लाई किया, ऐसा मैं कह सकता हूँ। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक जीरो था, पोटेंशियल mgh, फाइनल पोटेंशियल जीरो है, काइनेटिक दिस मच। इज दैट क्लियर टू यू? यस सर। समझ में आया? यस सर। बट हमको ये पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए आई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम फॉर एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट? आर स्क्वायर। नहीं, एम आर स्क्वायर तो सिंगल पार्टिकल का था, बट कोई भी ऑब्जेक्ट के लिए हमको पता है कि आई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? एम के स्क्वायर। याद करो, रेडियस ऑफ द gyration फॉर एनी ऑब्जेक्ट वी कैन राइट डाउन द फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। एंड वन मोर थिंग, एज अ v इक्वल्स टू, आपको पता है कि रोटेटिंग बॉडी के लिए v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा के बदले में क्या लिख सकता हूँ? बाय आर। v by r। So putting both the values in the above equation, equation number 1 के अंदर यहाँ पे हम प्लेस करेंगे वैल्यूज, तो ये हो जाएगा mgh इज इक्वल्स टू हाफ आई के बदले क्या लिखना चाहिए मुझे? के स्क्वायर। एम के स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। अब ये 1/2 से ना, मैं एक काम करता हूँ, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अगर पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड 2gh हो जाएगा, राइट साइड है ना 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? स्क्वायर के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर फर्स्ट टर्म में, और दूसरे टर्म में क्या बचेगा? वी स्क्वायर। स्क्वायर ओनली, 2 तो निकल जाएगा। अब है ना, वी स्क्वायर को सब जगह इक्वेशन बनाना है, तो एक काम करते हैं, वी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस क्या मेरी आवाज आपको आ रही है फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। यस सर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2gh बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। सो यही तो मुझे प्रूव करना था भैया। सो ये 3 और 4 मार्क का क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसमें करना क्या है आपको? पहले आपको है ना फिगर का डिस्क्रिप्शन करना है, फिगर डिस्क्रिप्शन, और उसके बाद क्या करोगे आप? फिगर को डिस्क्राइब कर दो और उसके बाद ये फॉर्मुलेशन कर दो, दैट्स इट। 3 और 4 मार्क्स इजीली यू विल गेट। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? यस सर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया फ्रेंड्स? ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कोई बॉडी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से विदाउट स्लिपिंग रोटेट कर रही है, अगर वो बॉटम पे आती है हाइट h से, तो हाउ मच वेलोसिटी इट विल गेन? इट विल गेन दिस मच ऑफ वेलोसिटी। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके। अब क्वेश्चन ऐसा है,
अब इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी ट्रैक को हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्टेन द फॉर्मूला ऑफ अ एक्सेलरेशन। अब हमको क्या करना है पता है आपको? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना है एंड ये हम वेलोसिटी का फॉर्मूला हम एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अभी क्वेश्चन ये है कि डिराइव ऑब्टेन द फॉर्मूला फॉर द एक्सेलरेशन। फॉर्मूला for acceleration and a frictional force by accepting formula of velocity v square is equals to 2gh by 1 plus k square by r square। तो ये जो फॉर्मूला है वो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और इसके द्वारा हम एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला डिराइव करेंगे एंड हम फ्रिक्शनल फोर्स को भी डिराइव करेंगे। चलो क्वेश्चन समझ में आया पहले तो? Yes, sir. सो हमको ये पता है कि एट हाइट h व्हाट वाज द वेलोसिटी? 0. हाँ, was 0 and at the bottom v square we proved that 2gh upon 1 plus Plus k square by r square. let the length of the slope is d, let length of a slope, ये जो स्लोप है उसका लेंथ जो है ना वो d है। चलो तो ये सब मान लो कि ये जो लेंथ है, ये वाला डिस्टेंस, देखो ये वाला डिस्टेंस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आर यू एबल टू सी दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस जो है वो d है, देखा आपने ये डिस्टेंस? Yes, sir. तो मुझे ये बताओ कि अगर ये d है तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा फ्रॉम द फिगर? H by d. कौन सी बाई d? H by d. अच्छा, कौन सी बाई d? H by d. h बाई d। क्या ये आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. तो d शुड बी रिटन एज अ, d को क्या करना चाहिए? कैन आई से इट इज h बाई साइन थीटा? Yes, sir. अब हमारे पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। चलो लिखाओ, मुझे क्या लिखना चाहिए? मुझे टाइम की बात नहीं करना है, टाइम इज नॉट गिवन, उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो क्या लिखना चाहिए मुझे? V square minus V naught square is equal to 2AD. v स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। एम आई राइट फ्रेंड्स? अब Yes, sir. Yes. हमारे पास है v स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? 2h upon k 1 plus k square by r square. इनिशियल तो 0 है, इज इक्वल्स टू 2a। d के बदले क्या लिखूं मैं? By sin theta. 2h जो है ना वो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। अब a को सब जगह इक्वेशन बना दो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मिल गया। सो एक्सेलरेशन मुझे क्या मिलेगा भैया? g sin theta divided by 1 plus k square by r square. तो फ्रेंड्स ये हमको मिल गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। चलो अब मुझे क्या करना है एक्चुअल में? Frictional force का find करना. अब करना क्या है? Frictional force find. अभी मुझे है ना फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू भी निकालना है। तो पहले तो ये समझने का ट्राई करेंगे कि फ्रिक्शन है कि नहीं है। चलो हमको पता है कि अगर कोई बॉडी ऐसे कोई इंक्लाइन प्लेन पे है तो उसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे? तो एक तो खुद का वेट तो उठाना ही पड़ेगा, इसीलिए तो बोलता हूँ कि गम खाओ गम खाओ.
कम खाओ गम खाओ। और ये जो माजी है ना, उसका ये जो नॉर्मल, ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा माजी कोस थीटा, ये हमारा नॉर्मल फोर्स। और ये हमारा जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन सा हो जाएगा? माजी साइन थीटा। एम आई राइट फ्रेंड्स? Yes, sir. हाँ के ना तो बोल दो। Yes, sir. इज इट ओके फ्रेंड्स? बराबर है फ्रेंड्स? ये बराबर है, देखो तो। Yes, sir. तो अगर मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, अगर मान लेते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं, अगर ऐसा सोच लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, तो ये मोशन के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा? विच फोर्स विल बी द ओनली रिस्पॉन्सिबल फोर्स फॉर द मोशन? Weight. फ्रिक्शन नहीं है तो कोई बताएगा मुझे? Weight. तो ये जो मोशन हो रहा है उसके लिए स्लोप के ऊपर जो मोशन ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो वो कौन सा फोर्स है जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, अगर मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है? तो कौन सा फोर्स है जो ये रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, मुझे बताओ। माजी साइन थीटा। mg साइन थीटा, वेरी गुड, माजी साइन थीटा। तो अगर फोर्स माजी साइन थीटा है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था फिर? अगर माजी साइन थीटा Maji plus बाई Maji माजी। sin. अरे अरे नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। अगर फोर्स माजी साइन थीटा है तो एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए था? फोर्स, Maji sin theta by Maji. हाँ, फोर्स को अगर जी साइन थीटा। मास से डिवाइड कर दो, फोर्स को मास से डिवाइड कर दो तो आपको एक्सेलरेशन, जी साइन थीटा। तो जी साइन थीटा होना चाहिए था। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जो एक्सेलरेशन है ना वो जी साइन थीटा होना चाहिए था। पर यहाँ पे हमको कितना मिला? G sin theta by 1 plus k square by r. हाँ, हियर वी गेट एक्सेलरेशन। हमको यहाँ पे जो एक्सेलरेशन मिला, हियर वी गेट द एक्सेलरेशन लेस देन जी साइन थीटा। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो जी साइन थीटा होना चाहिए, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि जी साइन थीटा अपॉन समथिंग, अपॉन 1 प्लस समथिंग। तो ये बता रहा है कि भाई इसका जो वैल्यू है ना वो जी साइन थीटा से थोड़ा कम है, बिकॉज उसका डिनोमिनेटर कुछ ज्यादा 1 से ज्यादा है, तो उसका वैल्यू है ना वो जी साइन थीटा से कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा क्यों होना, तो फिर ऐसा क्यों हुआ होगा? Resistive force होगा तो हाँ, सो इट इज ड्यू टू, बोलो, इट इज ड्यू टू frictional force. रेसिस्टिव फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये बात आपको समझ में आया? एंड वन मोर, Sir. here friction must be present. Here friction must be present. पूछो क्यों? Otherwise object Does not able to स्लाइड हो roll. जाएगा, ऑब्जेक्ट स्लाइड हो जाएगा। would not able to roll। सोचो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वो रोल ही नहीं कर पाता, वो डायरेक्टली क्या होता, उसका क्या हो जाता? सोचो फ्रिक्शन ही नहीं है Sliding. तो वो डायरेक्टली स्लिप ही हो जाता। हमको यहाँ पे विदाउट स्लिपिंग उसको रोल करना है। तो हियर फ्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट, इल्स ऑब्जेक्ट would not be able to Roll. रोल। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. यहाँ पे फ्रिक्शन ही तो है जो ऑब्जेक्ट को रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फ्रिक्शन ही तो है कि जो जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट रोल कर पा रहा है। अगर सोचो थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि ये जो इंक्लाइन प्लेन है वहां पे फ्रिक्शन ही नहीं है, तो क्या होता? तो डायरेक्टली जैसे ही आप ऑब्जेक्ट को वहां पे रखते तो ऑन द स्पॉट वो स्लिप होके नीचे आ जाता, वो रोल ही नहीं कर पाया था। चलो, क्या ये चीज आपको क्लियर हुआ? Yes, sir. हमने ये तो कंफर्म कर दिया कि फ्रिक्शन तो प्रेजेंट है, वो तो कंफर्म्ड है, बट मुझे वो फाइंड करना है। अभी मुझे है ना फ्रिक्शन को फाइंड करना है। मुझे ये तो पता चल गया कि फ्रिक्शन तो है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, ये रोलिंग विदाउट स्लीपिंग पॉसिबल ही नहीं होता।
बट मुझे वो फ्रिक्शन फाइंड करना है। तो मैं देखो आपको थोड़ा, मैं आपको एक लॉजिक दे रहा हूँ, आप थोड़ा सुनना। सपोज, मेरी बात सुनना, सपोज कोई जगह पे फ्रिक्शन नहीं है, मान लो कि फ्रिक्शन नहीं है, और जो बॉडी का एक्सेलरेशन है ना वो 10 है, 10। अब जब फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो वो एक्सेलरेशन 10 के बदले 8 हो गया, 8 कुछ डिक्रीज हो गया, 8 हो गया। तो मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शन ने कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा अपोजिट डायरेक्शन में? जब मीटर फिर पर से, सेकंड। हाँ परफेक्ट है, बट फिर से एक बार, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो बॉडी है ना वो 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव हो रही है। सॉरी 10, फ्रिक्शन नहीं है तो 10, बट अगर जैसा ही फ्रिक्शन आता है तो उसका एक्सेलरेशन 10 से डिक्रीज हो गया, 8 हो गया। तो मुझे ये बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स ने कितना प्रोड्यूस किया होगा एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोलो, फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शनल फोर्स ने 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया होगा, और वो एक्सेलरेशन को अगर मास से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो जो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्रिक्शनल फोर्स। Resistive force. तो वो फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा आपको। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। तो यस सर। मुझे वही चीज करना है। तो एक्चुअली विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन होना क्या चाहिए था? विदाउट फ्रिक्शन एक्सेलरेशन होना क्या चाहिए था? तो G sin theta. साइन थीटा, देखो होना चाहिए था जी साइन थीटा, बट है उससे थोड़ा कम। तो हम क्या करेंगे, ये डिक्रीमेंट कितना हो रहा है एक्सेलरेशन में उसको फाइंड कर लेंगे। जैसे वहां पे भी आपने किया था ना, 10 माइनस 80 किया था ना 2 लाने के लिए। यस सर। पहले हम क्या करेंगे, डिसेलरेशन। टू, हाँ, ड्यू टू फ्रिक्शन डिक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन, ये फ्रिक्शन के वजह से एक्सेलरेशन में कितना डिक्रीमेंट आया, कितना डिक्रीमेंट आया? ड्यू टू द फ्रिक्शन डिक्रीमेंट इन एक्सेलरेशन इज, चलो ये कितना आया, तो बोले होना चाहिए था जी साइन थीटा, बट है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। तो अगर इसको हमें डिफरेंस ले लो तो वो कितना डिक्रीज होगा वो मुझे मिल जाएगा। चलो यहाँ तक समझ में आया आपको? यस सर। तो अब मैं है ना जी साइन थीटा को कॉमन भी लेता हूँ, और दूसरे जो टर्म है ना वहाँ से डिनोमीटर में एलसीएम भी ले लेता हूँ। तो जी साइन थीटा कॉमन 1 माइनस, अब ये 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को एलसीएम लो तो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, तो अपॉन आर स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, तो आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, जी साइन थीटा कॉमन ले लिया। चलो ये समझ में आया फ्रेंड्स ये स्टेप? Yes. चलो अब और एलसीएम लो, और एलसीएम, तो ये हो जाएगा जी साइन थीटा आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो क्या बचेगा? K square by R square plus K square. के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये डिक्रीमेंट इन द एक्सेलरेशन मिला। अब उसको अगर इसको मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो भी डिक्रीमेंट है वो किसके वजह से है? तो बोले फ्रिक्शन के वजह से है। तो अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। एग्जैक्टली तो अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। तो नाउ आई कैन से दैट द फ्रिक्शनल फोर्स कैन बी गिवन बाई, तो अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी इक्वल्स टू जी साइन थीटा इनटू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये जो मुझे मिला वो क्या मिला भैया? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल, वो आपने वही किया, पता चला आपने 10 माइनस 8 मतलब 2, और 2 को मल्टीप्लाई किया हमने m से मतलब मास से। तो क्या ये फॉर्मूला आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो ये मुझे मिल गया फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला।
तो क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. अब Yes, मुझे sir. कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन भी फाइंड करना है। अब मेरा जो टारगेट, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स तो मिल गया, अब मुझे है ना कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा, यहाँ पे स्टैटिक क्यों? देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सोचो कि जब कोई बॉडी रोल करता है तो जो पार्ट, बॉडी का जो पार्ट सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा जो पार्ट, वो टेम्पररी क्या हो जाएगा? उसको रोल कराना है तो जो पार्ट कांटेक्ट में आएगा सरफेस के साथ वो टेम्पररी मोमेंटरीली क्या बन जाएगा? 0. एट रेस्ट आ जाएगा। सो दैट अगेन द न्यू बॉडी, न्यू सरफेस टच विद न्यू न्यू पार्ट ऑफ द बॉडी विल टच टू द सरफेस। कैन यू इमेजिन द सिचुएशन ऑफ द रोलिंग? आप रोलिंग के बॉडी कोई सरफेस पे रोल हो रहा है, इसको सोचो माइंड में। तो जो सरफेस, जो बॉडी का जो पार्ट इंक्लाइंड सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो मोमेंटरीली स्टॉप हो जाएगा सो दैट इट कैन रोल। अगर वो मोमेंटरीली स्टॉप नहीं होता तो क्या होता, सोचो। तो बॉडी क्या कर देती? Sliding. तो वो स्लिप कर देती, वो स्लाइड कर देती। मुझे उसको स्लिप नहीं कराना है, आई वॉन्ट टू मेक द बॉडी रोल विदाउट द स्लाइडिंग। उसको स्लाइड किए बिना उसको रोल करना है। तो डेफिनेटली मोमेंटरीली जो भी पार्ट कांटेक्ट में आएगा वो मोमेंटरीली क्या हो जाएगा? At rest. एट रेस्ट आ जाएगा। इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे हम स्टैटिक फ्रिक्शन है ऐसा मान के चल सकते हैं। ये जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है ऐसा मान के चल सकते हैं। अब मुझे करना क्या है? आई वांट टू डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट इसको फाइंड करना है। तो आपको पता है कि एफ इज इक्वल टू म्यू एन होगा। Yes, sir. तो एफ इज इक्वल टू म्यू एन। तो अगर म्यू फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको By N. एन। अब देखो ये फिगर को देख के मुझे बताओ नॉर्मल फोर्स कितना होगा? माजी cos थीटा प्लस माजी। अरे प्लस माजी क्यों लिखते हो भैया? क्यों ऐसा क्यों भाई? ये नॉर्मल ऊपर है, माजी साइन कोस थीटा उसके एग्जैक्टली अपोजिट में है, तो ये प्लस माजी क्यों लिख रहे हो? क्या इसके साथ माजी है क्या? ऐसा है? ऐसा तो नहीं सर, सॉरी। तो फिर इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, तो sir. अब जो ये जो फोर्स है ना, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको माजी कोस थीटा से डिवाइड कर दो। उसको माजी कोस थीटा से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा? tan थीटा के थीटा। स्क्वायर डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो tan थीटा इंटू के स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ म्यू इज इक्वल्स टू, देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो क्या मैं इसका जो फॉर्मूला उसको थोड़ा मैं चेंज करूँगा। मैं है ना न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को के स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूँ। तो न्यूमरेटर में के स्क्वायर डिवाइड बाई के स्क्वायर 1 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पता है आपको? 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर हो जाएगा। क्या मैं इस हिसाब से लिख सकता हूँ ये फॉर्मूला? चलेगा भैया? सर ये डिनोमिनेटर में कैसे किया? कोई एक बार बताओ। हाँ देखो ना, न्यूमरेटर देखो, tan थीटा तो एज इट इज ही है, tan थीटा तो एज इट इज ही है। अब न्यूमरेटर को के स्क्वायर से डिवाइड करो तो के स्क्वायर अपन के स्क्वायर क्या होगा? 1. और डिनोमिनेटर को भी के स्क्वायर, देखो न्यूमरेटर को अगर आपने के स्क्वायर से डिवाइड किया तो डिनोमिनेटर को भी करना ही पड़ेगा ना। Yes, sir. तो डिनोमिनेटर को के स्क्वायर से डिवाइड करो तो आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर तो 1 होता है, तो बचेगा 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Clear. तो अब सोचो कि अगर आपका जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये इससे कम हुआ, ऐसा मान लो कि अगर ये जो म्यू का जो वैल्यू मुझे मिला इससे थोड़ा अगर कम हो रहा है म्यू का वैल्यू, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर कम हो रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी कम होगा, तो फिर बॉडी क्या करने लगेगा? सोचो कि स्लाइड। फोर्स कम हो रहा है तो बॉडी क्या करेगा फिर? स्लाइड। तो वो स्लाइड करेगा। तो इसका मतलब ऐसा है कि मुझे उसको स्लाइड नहीं करवाना है। अगर उसको आई वांट टू मेक द बॉडी रोल, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अगर मुझे बॉडी को रोल कराना है, स्लाइड कराना नहीं है, तो ये म्यू का वैल्यू या तो फिर इतना होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा. ग्रेटर ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। बिकॉज अगर इससे कम हुआ तो क्या होगा? स्लीप होगा वो.
तो वो स्लिप करने लगेगा, स्लाइड करने लगेगा। तो अगर कोई आपको ऐसा पूछे कि कंडीशन 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 फॉर रोलिंग without sliding on inclined plane, on inclined slope, तो ये कंडीशन क्या होना चाहिए फिर? तो फिर ये म्यू एस का वैल्यू क्या होना चाहिए, बताओ मुझे। शुड बी आइदर इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर बाई के स्क्वायर और ग्रेटर देन दिस। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? ये जो यस सर। वैल्यू है या तो इससे ज्यादा होना चाहिए या फिर इतना होना चाहिए। अगर इससे कम हुआ तो क्या हुआ? तो फिर वो रोल नहीं कर पाएगा, वो स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। क्या फ्रेंड्स ये आपको समझ में आया? नो फ्रेंड्स? यस सर। So this is the condition of the body for rolling without sliding. तो फ्रेंड्स ये पूरा एक टॉपिक था। इसके अंदर हमको आपको 4 चीज़ जो है ना वो याद रखना है। सबसे पहले क्या याद रखना है? सबसे पहले आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला एट द बॉटम, द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी इज 2gh अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आपको पहले ये याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला याद रखना है। नंबर 3 आपको फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला याद रखना है। एंड नंबर 4 आपको कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन याद रखना है और उसका कंडीशन याद रखना है। तो ये पूरा एक ही सीक्वेंस पे पूरा टॉपिक था। क्या ये टॉपिक पूरा आपको समझ में आया फ्रेंड्स? अरे हाँ के ना तो बोल दो। यस सर। तो फ्रेंड्स ये पूरा एक ही सीक्वेंस में टॉपिक था। आप एक बार फटाफट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे नोट्स के अंदर ये कैसे दिया हुआ है, सो दैट यू विल गेट द कंप्लीट आइडिया। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 मैंने है ना 32, 33 एंड 34 को मैंने ख़त्म कर दिया है। 34 भी ख़त्म हो गया है एंड 35 अभी डिस्कस करना बाकी है, बट 32, 3 एंड 34 इज कंप्लीटेड। आप एक बार फटाफट देख लेते हैं क्या लिखा है। देखो, obtain the formula v square is equals to 2gh upon 1 plus k square by r square for the excuse me, for the rigid body rolling without slipping on the inclined plane of the angle theta। तो देखो क्या लिखा है, as shown in figure, suppose a rigid body rolls down without slipping along the inclined plane of the height h and angle theta. Here, the mass of the body is a small m and moment of inertia is a capital I. Radius, geometrical radius is a r and radius of the gyration is k. Since the body is rolling without sliding, its motion is a combination of the translation and rotational motion. It's a center of mass performing the translation motion while the body itself is rotating about the axis. So this can be described independently to each other. So here the potential energy lost by the body while reaching the bottom is equals to mgh. And let v and omega be the linear and angular velocity, then kinetic energy gained by the body will be this much. So according to the laws of the conservation of energy, decrement in the potential energy equals to increment in the kinetic energy. तो फिर बाकी सब वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हमको v का फॉर्मूला मिल गया। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. मिल गया हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसको एक्सेप्ट कर लेना है ये फॉर्मूला को, और मुझे क्या करना है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला एंड फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला मुझे डिराइव करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। तो ये वी स्क्वायर का तो फॉर्मूला हमारे पास है, फिर हम अप्लाई करेंगे वी स्क्वायर माइनस वी नॉट तो 0 है, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD। तो ये वी स्क्वायर का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड डी का h बाई साइन थीटा वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे।
दोनों को कंपेयर करेंगे तो उसके द्वारा मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला है वो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे आर्ग्यूमेंट करना पड़ेगा कि भाई ये एक्सेलरेशन होना कितना चाहिए था, तो बोले होना चाहिए था g sin थीटा, बट मिला कुछ कम। इसका मतलब क्या हुआ कि देयर मस्ट बी फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो फ्रिक्शन प्रेजेंट है। तो अब मैं क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, तो ये जो डिक्रीमेंट एक्सेलरेशन में जो डिक्रीमेंट हो रहा है, हम वो डिक्रीमेंट को फाइंड कर देंगे और उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, बोलो, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। फोर्स मिल जाएगा। तो वही तो किया है, देखो डिक्रीमेंट इन द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस जी साइन थीटा समथिंग समथिंग समथिंग, और फिर उसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ एक और चीज समझने लायक है, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए कि सर यहाँ पे फ्रिक्शन प्रेजेंट है, तो फिर हम ये कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज हमको ये पता है 6th चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज होल्ड्स ओनली फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड हियर द फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फिर हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्यों अप्लाई कर सकते हैं, इसका रीजन ऐसा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ना, उसके द्वारा कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही है। यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके द्वारा क्या हो रहा है कि फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से ऑब्जेक्ट रोटेट होता है, तो वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन इज नॉट लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो एज ए हीट लॉस नहीं हो रहा है। यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन जो है ना, वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ये एक स्पेशल केस है, it is the only case in which though the friction is a present but it is not losing your energy, it will converting your energy into the rotational kinetic energy. So in this case, though the friction is a present, then still we are able to apply the conservation of mechanical energy, because work done against the friction is not lost in the form of heat, it is utilized into the form of rotational kinetic energy. तो ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स, इज इट ओके? यस सर। और फिर ये जो डिक्रीमेंट हुआ एक्सेलरेशन में, उसको मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स मिल गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन फाइंड करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बाद वो देखो, तो अज्यूम द फॉर्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है, एक्सेलरेशन से स्टार्ट करना है अभी, और कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन, तो पूरा ओवरलैप होगा। एक्सेलरेशन से स्टार्ट करेंगे, डिक्रीमेंट फाइंड करेंगे, उसको m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रिक्शनल फोर्स मिल जाएगा। मतलब इक्वेशन नंबर 2 तक तो ओवरलैप हुआ, इक्वेशन 2 तक तो ओवरलैप हुआ। फिर मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे नॉर्मल फोर्स माजी कोस थीटा है, तो फ्रिक्शनल को नॉर्मल से डिवाइड कर देंगे तो मुझे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिल जाएगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला ये मिला हमको, tan थीटा अपॉन 1 + r²/k²। तो ये मुझे मिल गया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या ये चीज यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड्स? Yes. इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. ओके। अब मुझे है ना कंडीशन मुझे निकालना है रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो क्वेश्चन ये है कि राइट डाउन द फॉर्मूला फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन and discuss the condition for the sliding, rolling without sliding for the different cases। तो हमको ये कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन तो हमको पता है, और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का कंडीशन भी हमको पता है, और फिर मुझे है ना स्पेशल केसेस भी डिस्कस करने हैं, तो उसके स्पेशल केसेस भी डिस्कस करने हैं। तो फ्रेंड मुझे ये बताओ, what is the condition for rolling without sliding? चलो बताओ। तो म्यू शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन
1 plus r square by k square. That was a condition. Am I right, friends? Yes or no? Yes or no? Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes. Yes, sir. चलो केस 1, मान लो कि आपका जो बॉडी है ना वो रिंग है या फिर वो होलो सिलेंडर है। तो रिंग या होलो सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होती है? हाफ mv स्क्वायर। अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रिंग। mv स्क्वायर। क्या बोल रहे हो आप? क्या होती है? एम आर स्क्वायर होता है भैया। तो फिर फ्रेंड्स रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? एम को हटाओ, रूट निकालो। R. R. तो एम को जस्ट एम को हटाओगे ना तो आपको के स्क्वायर मिल जाएगा। तो के स्क्वायर क्या मिलेगा फ्रेंड्स? आर R. स्क्वायर। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, तो अब म्यू एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए? tan थीटा अपॉन 1 प्लस के। But 1 प्लस 1 तो मतलब क्या हो जाएगा? 2। 1/2। तो कैन आई से म्यू एस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 1/2 tan थीटा नाउ? yes sir। चलो केस नंबर 2। मान लो कि डिस्क है या फिर सॉलिड सिलेंडर है। Half mr square. तो इसके लिए अगर सॉलिड सिलेंडर या डिस्क है तो उसके लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा भैया? Half mr हाफ square. mr स्क्वायर। तो फिर रेडियस ऑफ द गायरेशन का स्क्वायर क्या रहेगा? के स्क्वायर का। R by root 2. के स्क्वायर का वैल्यू क्या रहेगा? R square by 2. अच्छा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ द के स्क्वायर इन दिस फॉर्मूला, तो अभी म्यू एस क्या हो जाएगा? tan थीटा अपॉन 1 प्लस, अब ये के स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर कैंसिल बट बाई 2 ऊपर जाएगा तो 1 + 2 हो जाएगा फ्रेंड्स। yes sir। इज इट क्लियर फ्रेंड्स? yes sir। इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? by 3 tan theta। 1/3। इज इट ओके फ्रेंड्स? yes sir। चलो केस नंबर 3। स्फेरिकल शेल, मतलब शेल का मतलब क्या हुआ? होलोस्फियर। चलो 2 by 3 mr एनर्जी क्या square. है? by 3 mr स्क्वायर। 2/3 mr का। तो फिर के स्क्वायर क्या होगा? 2r square by 3. तो इट विल बी अ 2/3 r स्क्वायर। तो अब म्यू एस शुड बी ग्रेटर इक्वल टू क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर में tan थीटा रहेगा ही रहेगा और डिनोमिनेटर 1 प्लस, अब के स्क्वायर के बदले 2/3 लिखो यहाँ पे, 2/3, तो r स्क्वायर कैंसिल, तो 2/3 नीचे मतलब ऊपर क्या आ जाएगा? 5 by 2 है. 3 by 2। अब इसका भी 2 एलसीएम tan लो। theta by 5. 2 tan theta by 5. हाँ, तो म्यू एस शुड बी, इसका थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो इट विल बी अ 2/5 tan थीटा। ओके फ्रेंड्स? एंड केस नंबर 4। अब मान लो कि हमारे पास सॉलिड 2 by 5 mr by square. 5 mr स्क्वायर। MR. तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो 2/5 mr स्क्वायर होता है भैया। yes sir। Radius of के gyration. स्क्वायर इज 2 इक्वल by टू क्या 5 होगा? r square. 2 by 5 r. by 5 r 2/5 r square. Now putting this value in the formula, so mu s should be greater or equals to, न्यूमरेटर में तो tan थीटा ही रहेगा, डिनोमिनेटर 1 प्लस, अब r स्क्वायर बाई के स्क्वायर, r स्क्वायर बाई 2/5, ये 5/2 हो जाएगा। 2 by 7 tan theta. हाँ, तो उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट अ 2/7 tan थीटा। तो क्या ये 4 स्पेशल केस आपको समझ में आया है? yes sir। Yes sir. तो ये जो पूरा टॉपिक था, ये जो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग का टॉपिक जो पूरा था, वो पूरा टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। तो उसका स्पेशल केस भी हमने लास्ट में डिस्कस कर लिया। तो अब इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स है वो हम अभी डिस्कस करेंगे। बट क्या ये टॉपिक आपको समझ में आया?
Yes. सर ओके फाइन। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी मैंने करा दिया आपको। ओके, तो वैसे 35 का वहाँ पे 35 में थोड़ा स्टेप्स थोड़े बराबर तो स्टेप्स कट करके दिए हुए हैं। अगर आपको कुछ देखना है तो मैं स्क्रीनशॉट में भेज दूंगा, आप देख लेना। वहाँ पे फटाफट फटाफट खत्म कर दिया, देखो। ओके, इज इट क्लियर? यस Yes, सर sir. Okay. So let's solve some numerical based on it. क्या मैंने ये 10th 11th एंड 12th करा दिया था लास्ट टाइम इलस्ट्रेशन? Yes, sir. 10th 11th Yes. करा दिया था। Yes. 13 14 तो वैसे भी खत्म हाँ। खत्म हो गया, am I right? 13 14 तो वैसे भी खत्म हो गया। Yes. होगा 15 बाकी होगा, बट पहले 16 पे आ जाओ। पहले 16 पे आ जाओ। देखो क्या लिखा है, 3 बॉडीज। कौन कौन से बॉडीज है? कौन कौन से बताओ भैया। रिंग, सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड स्फीयर। तो ये 3 बॉडी है। तो मुझे ये बताओ कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? उसके जियो स्क्वायर हाँ mr स्क्वायर। तो उसका रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा? आर R by root 2. अरे mr स्क्वायर होता है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? आर ओनली r। R. फिर सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर को सॉलिड सिलेंडर को कट 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 करोगे तो आपको डिस्क मिलेगा। तो इसके लिए क्या आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हाफ एम आर हाफ mr स्क्वायर। Half mr square. तो फिर k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? R by root 2. r/2। एंड तीसरा वाला जो है वो सॉलिड स्फीयर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? 2 by 5 mr फाइव square. एम आर स्क्वायर। अच्छा, वेरी गुड। तो इसकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमको ये वैल्यूज पता है। अब देखा पूछा क्या है, तो लिखा हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन में लिखा हुआ है कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, ऐसा लिखा हुआ है। देखो, रोल डाउन्स विदाउट स्लिपिंग ऐसा लिखा, मतलब अभी जो टॉपिक डिस्कस किया उसी के बेस पे है वो। तो कंफर्म्ड, क्या कंफर्म्ड पता चल गया। दे स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, द रेडियाई ऑफ द बॉडीज आर आइडेंटिकल, सबका रेडियस सेम है। तो विच बॉडी रीचेस द ग्राउंड हैव अ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो जब वो ग्राउंड पे आएंगे तो किसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा? तो हमको वैसे भी पता है कि जब वो ग्राउंड पे आते हैं तो उसका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, हमको पता है। तो किसी को याद है फॉर्मूला? GH 2GH upon 1 plus k स्क्वायर square. बाय आर स्क्वायर। या दैट वाज द फॉर्मूला, राइट? एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो अभी देखो हाइट तो सबका सेम, मतलब एक ही जगह पे सबसे सब लोग वहाँ पे एक ही हाइट से स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हाइट का कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अगर रिंग के बारे में सोचते हैं तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर है, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? रिंग के बारे में सोचते हैं तो k के बदले मुझे क्या लिखना चाहिए? अगर रिंग है आर स्क्वायर। तो r, तो k स्क्वायर के बदले r स्क्वायर, r स्क्वायर r स्क्वायर कैंसिल, तो 1 बाई, तो ये 2 हो जाएगा 1 + 1। सर Yes, sir. तो आंसर क्या आएगा? Root GH. √gh। चलो, मतलब ये रिंग खत्म। दूसरा वाला कौन सा है? सॉलिड सिलेंडर। तो उसके लिए हमको क्या लिखना चाहिए k के बदले? Root 2 by root 5 r square. अरे R. सिलेंडर है, सिलेंडर सिलेंडर भैया। हाफ आर स्क्वायर। तो R by root इज 2. इक्वल्स टू r स्क्वायर बाई 2। तो पुट द r स्क्वायर बाई 2। तो v का फॉर्मूला v सिलेंडर √2gh एज इट इज, और बचेगा 1 प्लस k स्क्वायर के बदले r स्क्वायर बाई 2। तो 1/2 बचेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर में 1 + 1/2 मतलब 3/2, तो 2/3 हो जाएगा ये। तो फाइनली ये 2/3 हो जाएगा, 2/3gh। नहीं, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 ऊपर ऑलरेडी है। चलो, क्या ये समझ में आया फ्रेंड्स?
यस सर। तो यहाँ पे है ना 1 इंटू, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू जी एच, और यहाँ पे 4/3 का मतलब 1.33 जी एच, 1.33 जी एच। और तीसरा जो है वो कौन सा है भैया? सॉलिड स्फीयर। solid sphere. सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्जी हमको पता है। K square is equal to 2 by 5 r square. square. हाँ, सो इसके लिए ऑलरेडी मुझे पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेना है, पता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। तो भैया 2 by 5 r square. square. k का वैल्यू जाएगा, वो क्या आएगा भैया? K square is equal to 2 by 5 r square. हाँ, तो आपका जो k आएगा वो आ जाएगा 2/5 r²। तो अब आपका जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा? √2gh अपॉन 1 प्लस k² के बदले 2/5 r² गेट कैंसल्ड, तो ये हो जाएगा 7/5, 5/7, 10/7। तो √10/7 gh। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये आपको समझ में आया यहाँ तक? यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि 1 बड़ा होगा या 4/3 बड़ा होगा या 10/7 बड़ा होगा? सबसे किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है? ट्रू √gh तो सब में है। 10/7 बड़ा होगा। नहीं 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 नहीं, 4/3 बड़ा, 10/7, हाँ 10/7 सबसे ज्यादा होगा, सही बात है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट, तीनों ऑब्जेक्ट को नीचे लाएंगे तो सबसे ज्यादा कौन फास्ट आएगा नीचे? सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर। दूसरा नंबर किसका आएगा? सॉलिड सिलेंडर। सिलेंडर। और तीसरा नंबर? रिंग। तो क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? तो अगर ये यस सर। पूछते हैं तो ये पहले फॉर्मुलेशन करना है आपको, ये पूरा प्रूव करके देना है आपको। ये पूरा मतलब एक सिंपल सी लाइन लिख दो कि पोटेंशियल का काइनेटिक में कन्वर्जेशन होता है, और ये पूरा प्रूव करके देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको 3 रिंग के लिए, स्फीयर के लिए एंड सॉलिड सिलेंडर, यहाँ पे स्फीयर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए? मिस्टेक है, क्या होना चाहिए यहाँ पे? cylinder, सिलेंडर। Cylinder. तो रिंग, सिलेंडर एंड स्फीयर के लिए फाइंड कर लो, और लास्ट में बोल दो कि भाई इसके ऊपर से पता चल रहा है कि कौन सा वाला सबसे ज्यादा होगा, तो बोले सॉलिड सिलेंडर सबसे, सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? इज इट ओके? यस और नो? यस सर। Yes, Okay. sir. तो आई थिंक ये 16th इलस्ट्रेशन जो है वो आपके पल्ले पड़ा होगा, समझ में आया होगा। इज इट ओके? यस सर। yes sir, चलो एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अभी। इसी बैकग्राउंड पे एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर, ये 10 मैंने करा दिया, बाकी है, बाकी होगा शायद। बाकी है. अच्छा 10 बाकी, कोई नो वेरी, बाकी कोई बात नहीं, 10 बाकी होगा, 11th भी बाकी होगा, 12th भी बाकी होगा। नहीं सर 10, 11, 12 करवा दिया है। नहीं वो और- इलस्ट्रेशन था. नहीं सर हाँ वो वो तो illustration इलस्ट्रेशन था। हाँ अभी एक्सरसाइज के तो बाकी हैं भैया, वो तो इलस्ट्रेशंस थे, एक्सरसाइज के बाकी है। वो कराऊंगा मैं, अभी उसको रहने दो। अभी आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, 18 पे आ जाओ। जस्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 18। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 18। देखा 18 क्वेश्चन? यस सर। yes sir, देखो क्या है, सॉलिड स्फीयर। पहली बात तो सॉलिड स्फीयर लिखा हुआ है, तो इसको सुन के दिल में से कुछ बाहर आया? moment of inertia 2 by 5 क्या आएगा? 2/5 mr square. वेरी गुड। तो इसको देख के ही दिल में से आवाज आएगी सॉलिड, सॉलिड 5, 2/5 mr²। चलो तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि 2 different inclination, a solid sphere rolls down
two different inclination planes of the same height, inclined plane of a same height. तो ऐसा दिया गया है कि बट डिफरेंट एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन, हाइट सेम है बट θ1 ज्यादा है θ2 कम है, तो विल इट रीच बॉटम विद द सेम स्पीड, मतलब दोनों में क्या ये दोनों केस में उसका बॉटम पे एट ए टाइम स्पीड सेम रहेगा? तो फ्रेंड्स लेट अस आंसर द फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमको पता है कि स्पीड एट बॉटम क्या होता है, हमने ये प्रूव करके दिया था। V square is equal to 2gh upon 1 V is plus equal to root k 2 gh upon 1 square. plus k square plus r square by r square. तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्फीयर के लिए के स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 2 by 5 r square. तो अभी हमने प्रूव किया था ना, अभी अगर आपको याद हो तो 10/7 GH प्रूव किया था, यस और नो? Yes. Yes sir. तो स्फीयर के लिए अभी हमने प्रूव किया था 10/7। तो देखो यहाँ पे कहीं पे थीटा आ रहा है, No sir. तो विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब क्या हुआ कि इन बोथ द केस It will reach with the same speed. हाँ स्पीड विल बी इक्वल। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा यस, दोनों में सेम स्पीड से आएगा। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विल इट टेक अ लॉन्गर टू रोल डाउन वन प्लेन देन द अदर, क्या टाइम अलग अलग होगा, एक में ज्यादा एक में कम होगा? यस, ऐसा भी टाइम में भी ऐसा ही होगा कि कम ज्यादा होगा। पूछो क्यों? No. बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? G sin theta into पता लगेगा उसका डिपेंडेंस एक्सेलरेशन पे है, तो फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या है? तो याद करो फ्रेंड्स, व्हाट वाज द एक्सेलरेशन? G sin theta divided by 1 plus k square by r square. k square by r square, या इज इट ओके फ्रेंड्स? तो अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो एक्सेलरेशन जो है ना वो 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर के बदले आप प्लेस कर सकते हो 2/5 आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2/5 7/5 5, तो मतलब ये हो जाएगा 5/7 जी साइन थीटा, ये आपका एक्सेलरेशन रहेगा। तो एक चीज कंफर्म्ड है कि एक्सेलरेशन जो है ना वो आपके साइन थीटा के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, बाकी तो सब कांस्टेंट है, ये सारा तो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, ये कंफर्म्ड है। तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। एज अ θ1 इज ग्रेटर देन θ2, तो उसका साइन थीटा भी ज्यादा होगा, मतलब A1 इज ग्रेटर, जिसका थीटा ज्यादा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि A1/A2 जो है वो ग्रेटर देन 1 है। चलो यहां तक समझ में आया आपको? Yes. नाउ V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो V इज इक्वल टू V0 प्लस AT, तो V इज इक्वल टू केस 1 में A1T1 एंड केस 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड तो V ही रहेगा। क्यों? बिकॉज एट द बॉटम स्पीड तो दोनों केस में, एट द बॉटम दोनों केस में स्पीड तो Same. Equal. तो V इक्वल्स टू A1T1, V इज इक्वल्स टू A2T2 एज वेल। मतलब ये हुआ कि T2/T1, मतलब इसको कंपेयर करेंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड तो सेम ही है, तो अगर T2/T1 को सब जगह इक्वेशन बनाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2/A2 विच इज ग्रेटर देन 1, तो मतलब क्या हुआ? T2 विल बी ग्रेटर देन T1। चलो ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? तो दूसरे केस में टाइम ज्यादा लगेगा, वो भी सही है, और उसका रीजन क्वेश्चन नंबर 3, उसका रीजन तो मैंने बता दिया, दोनों में रीजन के साथ ही मैंने प्रूव किया है ना, दोनों में रीजन के साथ ही तो प्रूव किया है। तो क्या फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? Yes sir. Yes, sir. तो फ्रेंड्स यहाँ पे वेलोसिटी दोनों में, फर्स्ट केस में आंसर सेम आएगा, सेकंड केस में ये आएगा कि भाई रोलिंग टाइम फॉर द स्फीयर 1 इज लेस देन द टाइम 2 का टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों?
because acceleration proportional to sin theta. तो a1 upon a2 is equals to sin theta upon sin theta 2. तो ये a1 upon a2 greater than 1 होगा, so that t2 upon t1 is also greater than 1, so that t2 is greater than t1. पूरा मैंने प्रूव किया मैथमेटिकली. चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर. ओके. चलो क्वेश्चन नंबर 19 को देखो. हुप मतलब एक टाइप का रिंग ही होता है. हुप का मतलब एक टाइप का रिंग ही होता है, लूप ही होता है. तो हुप का मतलब क्या हुआ? रिंग. अब रिंग को सुन के दिल में से कुछ बाहर आया? mr square. mr square. mr square. वेरी गुड. mr square. Sorry. रूप ऑफ द रेडियस 2 मीटर, वेट 100 kg. तो क्या उसका रेडियस एंड मास दिया हुआ है, तो क्या आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा? यस सर. अच्छा, इट रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इज सेंटर ऑफ मास स्पीड. उसका स्पीड v दिया हुआ है. तो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू डन टू स्टॉप इट? उसको स्टॉप करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा मुझे, ऐसा क्वेश्चन है. तो जो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग तो है ही, रोल्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो रोलिंग तो है ही, तो उसका मतलब उसके पास दो टाइप के काइनेटिक एनर्जी होंगे. तो दो टाइप के काइनेटिक एनर्जी है. कौन कौन से? तो बोले हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ i ओमेगा स्क्वायर. तो हाफ मास उसका जो है ना वो 100 है. वेलोसिटी 0.2, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड. 0.2 मीटर पर सेकंड. मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड कर सकते हो 2 इंटू 100 इंटू 2 स्क्वायर mr स्क्वायर. तो 100 इंटू 2 स्क्वायर मतलब 400. 100 इंटू 4. ओमेगा नहीं पता है तो हमको पता कर सकते हैं ना, v इक्वल्स टू क्या होता है? r ओमेगा. ओमेगा इज इक्वल्स टू v बाय r. अब v का जो वैल्यू है ना वो 0.2 मीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड का मतलब 0.2 मीटर पर सेकंड अपॉन r का वैल्यू 2 है. तो ये हो जाएगा 0.1. ओमेगा का वैल्यू 0.1 रेडियन पर सेकंड होगा. तो यहाँ पे 0.1 का स्क्वायर. तो फ्रेंड्स ये आपको क्या मिलेगा पता है? तो ये 2 प्लस 0.01 इंटू 4, तो ये 2 मतलब 4 जूल मिलेगा आपको. 4 जूल मिलेगा इसका. अब आपको पता है कि वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, उसको स्टॉप करना है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा. इनिशियल 4 जूल है. तो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन? -4 जूल. अब ये नेगेटिव क्यों आया? बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द मोशन और इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. अगेंस्ट द मोशन. तो लिखने का कि वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन इज इक्वल्स टू 4 जूल, बट नेगेटिव साइन अपीयरिंग हियर इज इंडिकेटिंग दैट वी आर डूइंग द वर्क अगेंस्ट द मोशन. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, sir. तो देखो ये वही किया होगा. पहले ओमेगा फाइंड किया, फिर उसके बाद आई फाइंड किया, और फिर नेट काइनेटिक एनर्जी 4 जूल फाइंड किया. वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग दैट वर्क इज डन इन अगेंस्ट द मोशन. ये नेगेटिव साइन क्यों मिला उसका भी मेंशन कर देना. तो क्या ये क्वेश्चन कराने की जरूरत है? कर पाओगे ना ये क्वेश्चन? इज इट ओके फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes. यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 20. थोड़ा ध्यान से देखना, सुनना और समझना. आप ही उसको सॉल्व कर पाओगे आराम से. द ऑक्सीजन मोलिक्यूल हैज अ मास. देखो मास दिया हुआ है हमको, ऑक्सीजन मोलिक्यूल का मास दिया हुआ है. अच्छा. एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो गिवन अबाउट द एक्सिस थ्रू द सेंटर ऑफ मास परपेंडिकुलर एक्सिस जॉइनिंग द टू एटम. सपोज द मीन स्पीड भी दिया हुआ है. अब मेन चीज ये है, and its kinetic energy of the rotation is the 2/3 of the kinetic energy of the translation. ये चीज मेन है. रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी जो है वो 2/3 ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन, ये दिया हुआ है. चलो तो इसके द्वारा अब मैं क्या लिखूं? देखो रोटेशनल का काइनेटिक एनर्जी क्या लिखूं बोलो? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है. हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/3 2/3 हाफ mv स्क्वायर. हाफ एम वी स्क्वायर. तो हाफ कैंसल. चलो आई कितना है? आई का वैल्यू 1.94 into 10 power minus 46. ओमेगा कितना है? ओमेगा
तो बोले ओमेगा पता नहीं है, तो मिल सकता है ना। देखो क्या लिखा है। हाँ वही, हमको एंगुलर वेलोसिटी फाइंड एवरेज करना है। एंगुलर वेलोसिटी ही तो फाइंड करना है हमको, ओमेगा ही तो फाइंड करना है। ओके, वही तो करना है भैया। इज इक्वल टू 2/3। अब मास कितना है? 5.3 into 10 power minus 26. 5 10 पावर माइनस 26 एंड वेलोसिटी का स्क्वायर, तो वेलोसिटी 500 का स्क्वायर। तो क्या आप ये सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ओमेगा का स्क्वायर फाइंड करोगे? कर पाओगे क्या ये चीज? जस्ट यू नीड टू यूज द कैलकुलेटर एंड Yes, sir. कराओगे, चलेगा अभी? चलेगा। चलेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारे वैल्यूज दिए हुए हैं, आपको जस्ट फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे क्या किया, पहले फॉर्मुलेशन कर दिया, उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया है। मैंने पहले से वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, जो भी करो ठीक है, अब कर सकते हो आप। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? Yes, sir. तो ये 20th क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या लिखा है। सॉलिड सिलेंडर रोल्स अप in the inclined plane at an angle 30 degree at the bottom of the inclined plane and center of mass has a speed of 5 meter per second. अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है। क्वेश्चन क्या है देखो, a solid cylinder rolls up, rolls down नहीं है, at an inclined plane at the angle theta at the bottom of the inclined plane the center of mass has a speed, मतलब देखो यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन है, यहाँ पे ऐसा, नीचे से ऊपर जा रहा है। हाँ नीचे से ऊपर जा रहा है, परफेक्ट। तो वो एक्सेलरेटेड मोशन करेगा या डिसएलरेटेड मोशन करेगा? बॉटम, एक्सेलरेटेड। डिसोलरेटेड। हाँ बॉटम पे उसके पास स्पीड है, कितना स्पीड है भैया? तो बोले 5 मीटर। 5 मीटर पर सेकेंड। बट जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा उसका स्पीड खत्म हो जाएगा, तो कहीं पे भी, कहीं पे तो उसका स्पीड 0 होगा ना। यस सर। v0 जो है ना वो 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। देखो हमको पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इंक्लाइनेशन में, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग में एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है ना वो g sin थीटा अपॉन, हमको पता है कि क्या होता है, नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि it should be डिसोलरेटेड है। taken negative. Why it should be taken negative? डिसोलरेटेड है। डिसएलरेटेड है। चलो ये चीज पता चला आपको, यहाँ से समझ में आया पहले तो आपको। यस सर। तो क्वेश्चन क्या है, पहले तो ये हाउ फार मतलब कितना डिस्टेंस, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो मैंने पहले क्या किया, मैंने पता है हमारे पास जो फॉर्मूला था ना उसमें हमने देखो कौन है, पहले तो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। तो उसको Half खट mr खट, square. हाँ हाफ एम आर स्क्वायर, तो के स्क्वायर का वैल्यू r²/2 होगा। यस। यस सर। यहाँ पे रिंग टाइप नहीं आएगा, रिंग टाइप बदल देगा, क्या लिखना चाहिए यहाँ पे? डिस्क टाइप। हाँ। तो फ्रेंड्स वैसे यहाँ पे कुछ भी ना लिखो तो भी चलेगा, लिखने की जरूरत ही नहीं, कहाँ है, लिखने की जरूरत भी नहीं है। चलो तो ये पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर दिया। चलो अब मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो क्या मैं डी फाइंड कर सकता हूँ डिस्टेंस? यस सर। यस इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास है माइनस v0 square is equals to 280। और डिस्टेंस फाइंड कर दो। और क्वेश्चन ऐसा हाउ लॉन्ग इट विल टेक, मतलब अब मुझे हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिटर्न टू द बॉटम। तो देखो दूसरा क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है। क्वेश्चन ऐसा है कि वो वापस कब आएगा। तो पहले तो क्या करेगा वो, पहले तो वो ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाने के बाद वापस आएगा। तो क्वेश्चन ऐसा है कि वापस कब आएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो कोई बताएगा मुझे कब वापस आएगा? जितना टाइम ऊपर जाने में लगेगा। एग्जैक्टली तो एक काम करते हैं, जितने टाइम में वो ऊपर जाएगा उतने टाइम में ही वापस आएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको ऊपर जाने में? सपोज के 2 सेकंड लगता है, तो टोटल टाइम वापस आने में टोटल टाइम कितना लगेगा जाने से 4 सेकंड। तो मैं क्या करूंगा, मैं ना पहले ऊपर जाने का टाइम फाइंड करूंगा और उसका डबल कर दूंगा, चलेगा? ऊपर जाने का यस यस सर। डबल कर दूंगा, चलेगा? यस सर। तो एक काम करते हैं, पहले v = v0 + 80, फाइनल ऊपर जाने टाइम फाइनल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन पता है, तो टाइम मुझे मिल गया 1.53 सेकंड्स ऊपर जाने का। into 2। हाँ नेट टाइम जो आएगा वो into 2 आ जाएगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो द रिजल्टेंट टाइम will it take is equals to 2t।
तो 2 into, तो क्या ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो आज है ना एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मैंने आपको सिखाया, एक रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग वाला एक टॉपिक सिखाया और उसके बेस पे 4-5 न्यूमेरिकल थे वो मैंने सिखाए। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप प्लीज ये टॉपिक को आज के दिन पे ही विद इन 24 आवर्स इसको प्रिपेयर कर लो, उसको लर्न बाय हार्ट कर दो। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसके न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। ओके सर। तो थर्सडे को मुझे है ना लेक्चर का टाइमिंग थोड़ा शिफ्ट करना है। क्या एक दिन के लिए हम मॉर्निंग में ले सकते हैं थर्सडे? यस सर। मुझे मॉर्निंग में 9 to 10:30 हाँ अभी तो स्कूल नहीं हो गई। हाँ, मुझे एक बार पता कर दो कि एवरीबडी आर कन्वीनियंट टू द 9 to 10:30। यस सर। यस सर। खत्म कर दिया है।